हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो रामचंद्र तिवारी सीरीज चल रही है उसका कल पार्ट 20 तक कंप्लीट हो गया है। आज हमारा पार्ट 21 है और हम उपन्यास वाला हिस्सा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पुस्तक का नाम याद हो ही गया होगा। हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। मेरे बारे में, मेरा नाम शैली वाशने है। मैं यूजीसी नेट 2021 की टॉपर रही हूँ। इसके अलावा मैंने इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, एयूडी, डीयू आदि के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, जहां पे मैंने टॉप किया था। इसके अलावा मैं वर्तमान समय में जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। मैंने 2024 में मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया था। साथ ही साथ मैंने 2024 में फिर से यूजीसी नेट का पेपर दिया था और 99.9 परसेंटाइल के साथ मुझे जेआरएफ प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने एचएन अध्ययन पर पढ़ाना शुरू कर दिया है। 1 अगस्त से मेरा बैच, शिव शक्ति बैच, एचएन अध्ययन पे लाइव हो जाएगा। तो आप लोग वहां पे रामचंद्र तिवारी, शुक्ल बच्चन आदि की महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रश्नों के साथ सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ। मैं आप लोगों को वहां पे पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों कराऊंगी। इसके अलावा हमारे एचएन अध्ययन पे ऐप पर ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चाहे हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, सभी की क्लासेस कराई जा रही हैं। तो आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो मेरा कोड शैली11 SHAILY शैली11 यूज कर सकते हैं और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हम मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों को पढ़ेंगे आज। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे और डॉक्टर देवराज अग्रणी हैं। जैनेन्द्र गांधीवाद के अध्यात्म पक्ष पर बल देते हुए आत्मपीड़न के द्वारा हृदय परिवर्तन में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार मानव में 2 मूल प्रवृत्तियां हैं। किसके अनुसार? जैनेन्द्र जी के अनुसार। स्पर्धा और समर्पण। स्पर्धा अहम का सृजन करती है। समर्पण वृत्ति स्व को पर के लिए उत्सर्ग कर देने में अपनी सार्थकता अनुभव करती है। जैनेन्द्र ने अहम की निस्सारता दिखाकर समर्पण द्वारा स्व और पर में अभेद स्थापित करने की चेष्टा की। अहम को विगलित करने में पीड़ा और व्यथा ही समर्थ है। व्यथा का तीव्रतम रूप कामगत यातना से प्राप्त होता है। इसलिए जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों में काम, पीड़ा और समर्पण का चित्रण बड़े करके अहम का विसर्जन किया है। मानव की मूल वृत्तियों के संघर्ष को समझने और उभारने के लिए जैनेन्द्र को अंतर्मुखी होना पड़ा है। वे व्यक्ति मन की अतल गहराइयों में उतरे हैं, थोड़े अबूझ और रहस्यमय हुए हैं। स्वयं उन्हीं के शब्दों, उन्हीं के यानी कि जैनेन्द्र जी के शब्दों में, जो एकदम वास्तविकता में लिप्त है, वह फिर चाहे जितना भी बड़ा आदमी समझा जाता हो, सफल उपन्यासकार नहीं हो सकता। एकदम जरूरी है कि वह कुछ अबोध भी हो और मिस्टिक भी। किसका कथन है? जैनेन्द्र जी का महत्वपूर्ण कथन है। जैनेन्द्र जी के उपन्यास है, इनका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्राय इन सभी उपन्यासों में काम पीड़ा का दर्शन स्वीकार किया गया है। काम अभुक्ति मानव को खंडित कर देती है। वह भटकने लगता है, विद्रोही और उच्छृंखल हो जाता है। उसका दृष्टिकोण ध्वंसात्मक हो जाता है। नारी के समर्पण से ही वह संतुलित हो पाता है। जैनेन्द्र विविध प्रकार से इस एक ही सत्य को प्रकाशित करते हैं। परख में कट्टो और सत्यधन पात्र महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। परख में कट्टो और सत्यधन। सुनीता में सुनीता और हरिप्रसन्न। त्यागपत्र में मृणाल। कल्याणी में कल्याणी। सुखदा में सुखदा और लाल। विवर्त में भुवन मोहिनी और जितेन। व्यतीत में जयंत और अनीता। जयवर्धन में जया और इला। महत्वपूर्ण है सभी पात्र के बीच काम अभुक्ति ही प्रधान है। जैनेन्द्र ने अपने ढंग से स्त्री पुरुष के संबंध को मानसिक धरातल पर विवेचित कर उसका उदात्तीकरण करना चाहा है। धीरे धीरे उनका यह प्रयोग विवाह संस्था के निषेध का रूप ले लेता है। नारी पुरुष के अहम को विघटित करने के लिए उसके प्रति समर्पिता हो सकती है, किंतु इसके लिए विवाहित होना आवश्यक नहीं है। मुक्तिबोध में पत्नी को का स्वीकार तो है, किंतु वह इसलिए कि उम्र आने पर उसकी गहरी वत्सलता पति को ही प्राप्त होती है। वैसे प्रेरणा और स्फूर्ति यहाँ भी पत्नी राजश्री से नहीं, प्रेमिका नीला से ही प्राप्त होती है। तो प्रेरणा का स्रोत कौन है? प्रेमिका है, लेकिन समर्पण किसके प्रति है? तो पत्नी के प्रति।
अनंतर में भी केंद्र में अपराजिता को रखा गया है, जिसने अपने अंग्रेज पति चार्ल्स को इसलिए तलाक दे दिया कि वह अपने को अधिक मानता था। यहाँ भी पत्नी रामेश्वरी नहीं, प्रेमिका अपराजिता ही जीवन में गति और स्फूर्ति प्रदान करती है। नई दुनिया को लाने वाला प्रकाश साफ कहता है। तो कौन पात्र प्रकाश है किसका? तो अनंतर उपन्यास का। हिंदुस्तान में कुनबा एक कोल्हू होता है, लड़का उसमें जुते और चकराता रहे, ऐसे क्या फिर नई दुनिया लाने के लिए वह बचा रह सकता है? अनंतर उपन्यास में प्रकाश कहता है। अनाम स्वामी की उदिता का मानना है, विकास प्राप्त समाज उस आवश्यकता से पिता के नाम के साथ माता के स्वीकार्य मुक्ति पा निकला है। उन्नति और प्रगति की ओर की इतनी चुनौतियां हैं कि अब माँ बनना तरुणी के लिए आवश्यक नहीं है। किसका है कथन? अनाम स्वामी उपन्यास से। अंत में लेखक ने उदिता को अमेरिका में तीसरे प्रेम के बाद विवाह स्वीकार करके सुख सुविधा से जीवन व्यतीत करते दिखाया है। उसका लक्ष्य मानव जाति को धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं से मुक्त करना है। दशार्क उपन्यास में विवाह संबंध के टूटने तथा स्त्री को वैश्य जीवन व्यतीत करने के लिए विवश दिखाया गया है। संबंध टूटने का कारण पैसा है। पैसे की प्रधानता होने पर सहज मानवीयता का ह्रास होता है और स्त्री भी माल बन जाती है। ऐसी स्थिति में वर्तमान मर्यादाओं पर चोट करना आवश्यक है। पैसे की जगह प्यार की प्रतिष्ठा से मानवता का कल्याण संभव है। इस प्रकार प्रवृत्ति उपन्यासों में जैनेन्द्र ने पूंजीवाद से उत्पन्न भोगवादी संस्कृति पर प्रहार करते हुए यांत्रिकता के ऊपर मानवीयता और पैसे की जगह प्यार को प्रतिष्ठित करना चाहा है, किंतु यह सब उन्होंने अपनी विरल दार्शनिक तर्क पद्धति के सहारे चिंतन के स्तर पर ही किया है। इसलिए गोविंद मिश्र, किसने कहा है? गोविंद मिश्र जी का कथन है, महत्वपूर्ण है। दशार्क उपन्यास कम एक चिंतन ग्रंथ ज्यादा लगा है। तो दशार्क को उपन्यास कम चिंतन ग्रंथ किसने ज्यादा माना है? तो गोविंद मिश्र जी ने। वस्तुतः जैनेन्द्र की यह रहस्यमय दार्शनिक मुद्रा प्रारंभ से ही लक्षित की जा सकती है और उनका यह चिंतक रूप उसे उनके उपन्यासकार पर निरंतर छाया रहा है। अगले उपन्यासकार है हमारे ईलाचंद्र जोशी। लज्जा इनके भी प्रकाशन वर्ष महत्वपूर्ण है। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह की भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य और कवि की प्रेयसी आदि उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। जोशी जी ने मनोविश्लेषण को अपनी कला का साधन बनाया है। यूं आप फ्राइड और मार्क्स दोनों के समन्वय में विश्वास करते हैं और इसी आधार पर समाज के स्वस्थ प्रगति की अनिवार्यता स्वीकार करते हैं। अपनी प्रारंभिक कृतियों में आपने काम वर्जनाओं के उन्नयन पर बल दिया है। आपके प्रथम उपन्यास घृणामयी, जो अब लज्जा नाम से, तो घृणामयी का अब नाम बदल के क्या हो गया? लज्जा। लज्जा नामक आधुनिक शिक्षा प्राप्त युक्ति की काम चेष्टाओं का मनोविश्लेषण किया है। सन्यासी कैसा उपन्यास है? आत्मकथात्मक। ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। इसमें नायक नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। अंत में नंद किशोर सन्यासी हो जाता है और देश सेवा में अपने को लगा देता है। यह उसके अहम भाव का उन्नयन है। पर्दे की रानी में नायिका निरंजना खूनी पिता और वैश्या माता की पुत्री है। यह जानकारी उसकी उसमें हीनता ग्रंथि उत्पन्न करती है और वह समाज के प्रति घृणा और प्रतिहिंसा का भाव रखने लगती है। प्रेत और छाया का नायक पारसनाथ को पता चलता है कि उसकी माँ वैश्या थी। उसमें हीनता और की भावना उत्पन्न होती है और वह समस्त नारी जाति को घृणा करने लगती है। इसके जो भी पात्र हैं और विषय वस्तु चाहे तो आप किसी गाइड से या खुद से ही लिख के आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा भी जा सकता है। निर्वासिता में महीप एक भावुक कवि है। वह नीलिमा को प्रेम करता है, किंतु उसका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है। महीप अन्य क्षेत्रों में अपनी महत्ता स्थापित करके नीलिमा को प्रभावित करना चाहता है। वह क्रांतिकारी बन जाता है और अंत में एक निराश प्रेमी का अंत बन जाता है। वह अस्पताल में रोगग्रस्त होकर मर जाता है। कहानी ही समाप्त हो जाती है। मुक्तिपथ में जोशी जी की उपन्यास कला में एक उल्लेखनीय अंतर लक्षित होता है। वे मनोविश्लेषण को साध्य न बनाकर साधन रूप में इस्तेमाल करते हैं, सामाजिक प्रश्नों को महत्व देते हैं और वैयक्तिक जीवन के एकांत विश्लेषण से थोड़ा हट जाते हैं। इसमें कथा नायक राजीव विधवा सुनंदा से प्रेम करता है। समाज के कटाक्षों को सहन करता हुआ वह उसे ऊपर शरणार्थी बस्ती में चला जाता है। यहाँ अनेक सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वह सुनंदा की नारी सुलभ सुकुमार भावनाओं को महत्व नहीं दे पाता। निराश होकर सुनंदा वहां से भी चली जाती है। जिप्सी अब जो कि त्याग का भोग नाम से प्रकाशित है, तो जिप्सी का नाम अब क्या हो गया है? त्याग का भोग। और घृणामयी अब क्या हो गया? लज्जा।
कि नायिका मनिया नामक एक जिप्सी बालिका है। मनिया की मां ने अपने पति की हत्या करके स्वयं को भी मार लिया था। मनिया इस कुंठा से ग्रस्त है। उसके जीवन में रंजन आता है। रंजन उसकी कुंठा को दूर करना चाहता है। मनिया मां बन जाती है और स्वभावतः उसका स्नेह नवजात शिशु के प्रति बढ़ जाता है। रंजन को ईर्ष्या होती है। वह वीरेंद्र की पत्नी शोभना की ओर आकृष्ट होता है। मनिया की मुखाग्रती तेजाब गिरने से विकृत हो जाती है। बच्चे की मृत्यु हो जाती है। मनिया वीरेंद्र द्वारा संचालित एक जनवादी संस्था में कार्य करने लगती है। वह अमेरिका जाती है और प्लास्टिक सर्जरी से अपनी आकृति ठीक करा लेती है। अब वह एक नर्स के रूप में समाज सेवा में लग जाती है। इस प्रकार अपनी कुंठाओं का उदात्तीकरण कर लेती है। सुबह के भूले उपन्यास में गुलाबिया जो भी पात्र आप लिखते चलेंगे। एक साधारण किसान की लड़की मध्यम वर्गीय परिवेश में पलकर अभिनेत्री हो जाती है और बाद में वहां के कृत्रिम जीवन से उबकर पुनः अपने सीधे साधे ग्रामीण परिवेश में लौट आती है। इसका कथानक यथार्थवादी एवं स्वाभाविक क्रम से विकसित नहीं हो पाया है। मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति कम है। अगला उपन्यास है जहाज का पंछी। कथानायक एक शिक्षित नवयुवक है। वह कलकत्ता महानगरी में काम की तलाश में भटकता है। कलकत्ता नगरी वह जहाज है जिसमें वह चारों ओर भटककर लौट आता है। कथानायक ज्योतिषी के रूप में, गिरहकट के रूप में, ट्यूटर के रूप में, धोबी के मुनीम के रूप में, भादुड़ी परिवार में रसोइये के रूप में, चकले में और निपट अकेली संपन्न महिला लीला के सेवक के रूप में आधुनिक महानगरी की विविध जीवन स्थितियों का अनुभव करता है। वह संघर्षशील मध्यम वर्गीय युवक का प्रतिनिधित्व करता है और उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। तो जहाज का पंछी कैसा उपन्यास है? आत्मकथात्मक शैली में। कथा संगठन में जीवन की सभी स्थितियों को समाविष्ट करने के प्रयत्न में कृत्रिमता आ गई है। जोशी जी के इधर के उपन्यास में ऋतु चक्र ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भूत के भविष्य में जोशी जी अनुभव करते हैं कि आज की दुनिया में भय की सत्ता ही सर्वोपरि है। वह जीवन का एकमात्र सत्य बन गया है। यही जीने का सहारा भी है। इसे हम भूत का भविष्य कह सकते हैं। कवि की प्रेयसी में जोशी जी ने कालिदास, ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कवि की प्रेयसी में जोशी जी ने कालिदास द्वारा मालविकाग्निमित्रम नाटक में उल्लिखित कवि नाटककार सौमिल्लिक के जीवन की काल्पनिक सृष्टि की है। तो कवि की प्रेयसी में कालिदास द्वारा मालविकाग्निमित्रम नाटक में जो कवि नाटककार है सौमिल्लिक के जीवन की काल्पनिक सृष्टि की है। कालिदास ने भास के साथ इसका उल्लेख किया है। इसके विषय में इतिहास मौन है। लगता है जोशी जी आज की यांत्रिक जीवन की नीरसता दूर करने के लिए रससिक्त काल्पनिक सृष्टि को आधार बनाना चाहते हैं। जोशी जी हिंदी उपन्यासों में मनोविश्लेषण की प्रवृत्ति के प्रवर्तक और उन्नायक हैं। वे व्यक्ति मन के पर्दों में छुपे हुए रहस्यों का उद्घाटन करना आवश्यक मानते हैं। उनके उपन्यासों के सभी नायक दुर्बल और मनोग्रंथि पीड़ित हैं। जोशी जी इसे आज के मध्यम वर्ग की अनिवार्य विशेषता मानते हैं। अपने परिवर्ती उपन्यासों में उन्होंने सामाजिक सत्य को चित्रित करने की चेष्टा की है। हिंदी उपन्यासों में मनोविश्लेषण की विशिष्ट प्रवृत्ति के प्रवर्तन के लिए जोशी जी का महत्व अक्षुण्ण रहेगा। अगले उपन्यास क्या है हमारे आगे? 1911 जन्मवर्ष और निधन वर्ष 1987। शेखर एक जीवनी 1940-44, नदी के द्वीप 1951, आपने अपने अजनबी 1961। शेखर एक जीवनी एक सशक्त और प्रौढ़ रचना है। कदाचित ही किसी उपन्यासकार ने अपनी प्रथम कृति में उस कलात्मक प्रौढ़ता का निर्देशन किया हो जो आगे कर सके हैं। यह कृति फ्लैशबैक शैली में है। तो जो शेखर एक जीवनी है कौन सी शैली में? फ्लैशबैक शैली में। शेखर एक क्रांतिकारी विद्रोही है। उसे फांसी की सजा हुई है। वह अपनी जीवन की अंतिम रात में अपने समूचे अतीत को एक बार पुनः जी लेना चाहता है। शेखर एक अहमवादी व्यक्ति है। वह हर सामाजिक बंधन के प्रति विद्रोह करता है। उसका अहम हर पुरुष से आदर की अपेक्षा करता है और हर स्त्री से समर्पण की। उसके जीवन में अनेक स्त्रियां आती हैं। उसकी बहन सरस्वती, मिस प्रतिभा लाल, मणिका, शांति, रुग्ना बाला, शीला, शारदा और शशि महत्वपूर्ण है सभी पात्र। शशि को पाकर वह मानो अपनी सार्थकता पा लेता है। शशि मृत्यु के बाद भी शेखर के लिए प्रेरणा बनी रहती है। शेखर का विद्रोह अहम का स्फोट मात्र है। कहा जाता है शेखर एक जीवनी पर रोमा रोला के जहाँ प्रस्ताव का स्पष्ट प्रभाव है। किसने कहा है? अज्ञे ने। कहाँ पे कहा है? आत्मनेपद की भूमिका में। आत्मनेपद की भूमिका में मतलब आत्मनिबंध निबंध में कहा है। दोनों के कथानायकों के जीवन में आने वाली बहुत सी घटनाएं एक जैसी हैं।
शेखर एक जीवनी अपने अनेक प्रतिकूल आलोचनाओं के बावजूद हिंदी जगत की एक सशक्त और विशिष्ट रचना है। इसमें अज्ञे ने आज की प्रखर बौद्धिक वैज्ञानिक बौद्धिक चेतना के आलोक में पारंपरिक भारतीय जीवन को गहराई से देखा है और अनेक स्तरों पर आस्था की पुरानी जड़ों को झकझोर दिया है। अगला उपन्यास है अज्ञे जी का नदी के द्वीप, जो कि यूपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ था। यह शिल्प की दृष्टि से अधिक सशक्त कृति है। इसमें पत्र शैली, प्रत्यावलोकन शैली, चेतना प्रवाह शैली, प्रतीकात्मक शैली, बिंब विधान शैली, सभी प्रकार के एक साथ प्रयोग एक साथ मिलता है। इसमें कुल 4 प्रमुख पात्र हैं: भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गौरा। चारों पात्र परिस्थितियों का प्रत्यावलोकन अपनी निजी दृष्टिकोण से करते हैं। डॉक्टर भुवन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। वे रेखा को प्रेम करते हैं। रेखा पति परित्यक्ता है। गौरा भुवन की शिष्या है। चंद्रमाधव एक पत्रकार है जो अपनी पत्नी को नहीं चाहता। वह रेखा और गौरा दोनों के प्रति आकृष्ट है, किंतु गौरा और रेखा दोनों ही भुवन को चाहती हैं। भुवन और रेखा की प्रगाढ़ता बढ़ती है। शारीरिक संपर्क तुष्टि की सीमा को स्पर्श कर लेता है। रेखा गर्भवती होती है। गर्भस्थ शिशु के संसार में नहीं आने दिया जाता। संभवतः भुवन के सामाजिक व्यक्तित्व को निष्कलंक बनाए रखने के लिए यहीं से भुवन और रेखा में दुराव आ जाता है। रेखा टूटने लगती है। अंततः वह भुवन का विवाह गौरा से करा देती है। नदी के द्वीप में अज्ञे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन और स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने मध्यवर्गीय कुंठित जीवन के प्रतीक रूप में नदी के द्वीप की कल्पना की है। तो नदी के द्वीप की कल्पना किसके रूप में की है? मध्यवर्गीय कुंठित जीवन। नदी का द्वीप धारा से कटा हुआ है। मध्यवर्गीय जीवन भी शेष जन प्रवाह से कटा हुआ है। इस कल्पना को सामने रखकर अज्ञे ने अद्भुत सृष्टि की है। भुवन का व्यक्तित्व एक आत्म केंद्रित व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को स्पष्ट करने वाला है। मन की बारीक परतों को खोलने में अज्ञे को पूर्ण सफलता मिली है। अगला अज्ञे जी का उपन्यास है अपने अपने अजनबी। अस्तित्ववादी दर्शन का समर्थन करते हुए जान पड़ते हैं इसमें। इस उपन्यास के विषय ही मृत्यु से साक्षात्कार है। मृत्यु के निकट पाकर प्रियजन भी अजनबी हो जाते हैं और अजनबी पहचाने हुए अपने हो जाते हैं। उपन्यास का आरंभ ही मृत्यु की गहन निराशा के वातावरण में होता है। वृद्धा सेल्मा गडरियों की माँ है। पहाड़ों में रहती है। योके पहाड़ों पर घूमने आती है। घोर बर्फ गिरने लगती है। वह सेल्मा के यहाँ शरण पाती है। सेल्मा का घर अंतहीन बर्फ के नीचे दबा हुआ है। पाल योके का प्रेमी है। योके को विश्वास है कि पाल उसे ढूंढ निकालेगा। योके के उद्गारों में लेखक के विचार व्यक्त हुए हैं। तो लेखक के विचार किसके द्वारा व्यक्त हुए हैं? तो योके के। योके को विश्वास है कि मृत्यु भी झूठी है, ईश्वर भी झूठा है। महत्वपूर्ण है ये। जो कुछ है उसका अस्तित्व है, उसकी स्वतंत्रता है। मृत्यु के पहले उसे संतोष होता है कि उसने स्वतंत्रता को चुन लिया। मृत्यु ही स्वतंत्रता है। किसी अक्षय आदमी के पास मरने की स्वतंत्रता। वस्तुतः मृत्यु से साक्षात्कार को उपन्यास का विषय मानकर मानव के जीवन और उसकी नियति का मार्मिक विवेचन अज्ञे जैसे समर्थ कलाकार का ही काम है। अज्ञे के कृतित्व का मूल्यांकन बार बार होता आ रहा है। इधर डॉक्टर इंद्रनाथ मदान महत्वपूर्ण है ने इस कृति यानी कि अपने अपने अजनबी का मूल्यांकन आधुनिकता के संदर्भ में करते हुए कहा है। यह उपन्यास अज्ञे की रचना प्रक्रिया में आधुनिकता के उस दौर को सूचित करता है जब इनकी कृतियों में आधुनिकता का अस्वीकार झलकने लगता है। तो कौन से उपन्यास के बारे में? अपने अपने अजनबी। किसका कथन है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदन। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास में अज्ञे ने भारतीय जीवन प्रियता और आस्था के सहारे पश्चिम मृत्यु के आतंक का अतिक्रमण किया है। यह सही है कि अस्तित्ववाद से अज्ञे ने कुछ बौद्धिक उत्तेजना पाई हो, पर अपने उत्तरकालीन कृतित्व में लेखन का यत्न यही रहा है कि भारतीय परिस्थितियों में अस्तित्ववाद से भिन्न और अधिक संगत दृष्टि विकसित की हो जाए। रामस्वरूप चतुर्वेदी योगे के इस कथन के उन्माद से बचने के लिए सृजन अनिवार्य है। किसका कथन है? योगे का। को समूची रचना के केंद्र में स्थापित करते हुए कहते हैं, अज्ञे के इस चिंतन में जीवन प्रीता के भारतीय आधार की को ईसाई आस्था, विशेषतः यूरोप की पियरे क्यूवर मठ की प्रेरणा और जापान के जैन पद्धति ने भी किसी सीमा तक समृद्ध किया है। तो ये किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। किसके बारे में? अपने अपने अजनबी के बारे में। अगले मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं डॉक्टर देवराज। पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी,
मैं वे और आप इनके 5 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। पथ की खोज में आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज के शिक्षित सदस्यों के जीवन में आने वाले समस्याओं में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से नए पथ का अनुसंधान किया गया है। इसमें प्रेम, विवाह, धर्म, पाप, पुण्य, व्यक्ति, समाज आदि से संबंधित अनेक प्रश्न उठाए गए हैं और उनका मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। बाहर और भीतर में सामाजिक और वैयक्तिक मान्यताओं के संघर्ष का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है। यही उपन्यास बाद में वह भीतर के घाव नाम से प्रकाशित हुआ। तो बाहर और भीतर बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ? भीतर के घाव। जो नाम चेंज हुए हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। रोड़े और पत्थर में हरीश और कम्मों के माध्यम से निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का जीवन संघर्ष चित्रित किया गया है। हरीश आजीवन एक छोटा सा अपना मकान बनाने का सपना भी पूरा नहीं कर पाता। वह आर्थिक अभाव में पिसता हुआ निस्तेज और कुंठित हो जाता है। उपन्यासकार ने इस कुंठित जीवन की त्रासदी का मार्मिक अंकन किया है। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। अजय एक बुद्धिवादी मध्यम वर्गीय युवक है। शीला उसकी पत्नी है। वह चाहती है कि शीला उसको एकांगी खंडित रूप में न देखे, उसे समग्रता में ले। मेरे संशय और संदेह को, मेरे बोध और संकल्प को, जटिलताओं को छूते टटोलते हुए मुझे सुलझाने, सहमत होने में इकाई बनकर जीने व बढ़ने में मदद दे। अजय की डायरी उपन्यास में शीला कहती है। शीला ऐसा नहीं कर पाती। वह हेम की ओर आकर्षित होती है किंतु उसे पाने का कोई मार्ग नहीं ढूंढ पाती है और उसे सरकार से अमेरिका जाने की वृत्ति मिलती है। वह वहां चला जाता है। लौटने पर पत्नी और प्रेमिका दोनों से हाथ खो धो बैठता है। तो ये सारे क्या कहते हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पात्र महत्वपूर्ण है और इनके उपन्यास महत्वपूर्ण हैं। ये और आप में डायरी के प्रश्नों को आगे बढ़ाया गया है और निगम को केंद्र में रखकर आज के संदर्भ में जीवन मूल्यों के विघटन को उजागर किया गया है। अगले हैं हमारे उपन्यासकार सामाजिक यथार्थवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार, जिसमें है यशपाल, नागार्जुन, मनमथनाथ गुप्त, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय। महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन समाजवादी या यथार्थवादी प्रगतिवादी उपन्यासकार नहीं है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने में भीष्म साहनी, जो ऊपर नाम दे रखे हैं ये तो महत्वपूर्ण है एकदम, मतलब इनको तो रट लो। भीष्म साहनी, अमरकांत, विशंबरनाथ उपाध्याय, जगदीश चंद्र राही, मासूम रजा, मार्कंडे, काशीनाथ सिंह, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, हृदय, अब्दुल बिस्मिल्लाह, बदियुजमा, मुद्रा राक्षस, संदीप आदि उल्लेखनीय हैं। यशपाल का जन्म वर्ष 1903 है, निधन वर्ष 1976 है। इनका पहला उपन्यास है दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप में, अमिता, झूठ सच, दो भाग, 12 घंटे, अप्सरा का शाप, क्यों फंसे, तेरी मेरी, मेरी तेरी उसकी बात इनके प्रमुख उपन्यास हैं। यशपाल पर कुछ आलोचकों ने प्रचारवादी होने का आरोप लगाया और कुछ ने भावीवादी होने का। ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, रामला शर्मा जी का है। जैनेन्द्र जी ने सुनीता से जो भावीवाद शुरू किया था, यशपाल जी ने वही सूत्र दादा कॉमरेड में पकड़ लिया है। तो भावीवाद की शुरुआत सुनीता उपन्यास में जैनेन्द्र जी ने की थी और इसी सूत्र को यशपाल जी ने दादा कॉमरेड में पकड़ लिया है। दादा कॉमरेड के विषय में उन्होंने लिखा है, जो रामला शर्मा जी हैं, यह उपन्यास पहली रचना है जिसने हिंदी में रोमांस और राजनीति के मिश्रण का आरंभ किया है। तो कौन सा, रामला शर्मा जी की दृष्टि में कौन सा ऐसा पहला उपन्यास है जिसने रोमांस और राजनीति का मिश्रण आरंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दादा कॉमरेड। इतना ही नहीं, इन्हें प्रकृतवादी भी कहा गया है, महत्वपूर्ण नहीं है। झूठा सच उपन्यास यशपाल के उपन्यास कला का चरम निर्देशन है। इसमें इसके दो खंडों में विभाजित है। पहला है वतन और देश और दूसरा है देश का भविष्य। सन 1942 से लेकर 1952 तक के भारत के राजनीतिक सामाजिक जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है। विभाजन के पूर्व के पंजाब की स्थिति, वहां के जनसमाज का मानसिक गठन, निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की व्यवस्था, राजनीतिज्ञों के दांवपेच, सांप्रदायिकता, संकीर्णता और तनाव, देश का विभाजन, भीषण नरसंहार, विस्थापितों की दुर्दशा, उनकी अक्षय जीवन शक्ति, मनुष्यता के आवरण के भीतर देवी पशिता का तांडव, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समाज और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, उच्च वर्ग की स्वार्थपरकता, निम्न मध्य वर्ग का नैराश्य आदि सब कुछ इसमें यथार्थ रूप से चित्रित हुआ है। तेरी मेरी उसकी बात इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें 1919 से लेकर 1945 तक के प्राय सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं के प्रति लेखक की समीक्षात्मक दृष्टि लक्षित की जा सकती है।
यशपाल ने गांधीवादी विचारधारा को अव्यवहारिक और जनतंत्र विरोधी प्रमाणित करना चाहा है। इस उपन्यास के केंद्र में सर्वाधिक सशक्त नारी पात्र उषा है। उषा के माध्यम से यशपाल ने नारी की मुक्ति के संघर्ष को अधिक ठोस रूप दिया है। निश्चय ही यशपाल के परवर्ती उपन्यासों में तेरी मेरी उसकी बात सर्वाधिक सशक्त है। अगले हमारे उपन्यासकार हैं मनमथनाथ गुप्त। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में क्रांतिकारी दल से संबंध रहे थे, जैसे यशपाल भी रहे थे। उनके पास अनुभव की पूंजी है, वे जीवन के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण रखते हैं। इनके उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, विषय वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है। अवसान, जय यात्रा, सुधार, गृह युद्ध, होटल द ताज, दुश्चरित, चक्की, दो दुनिया, काजल की कोठरी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। बहता पानी, रैन अंधेरी, आस्तीन के सांप, शहीद और शोहदे, षड्यंत्र, रात और दिन, आधी रात के अतिथि, अल जुल्फिकार, ख्याल अच्छा है, दुष्चक्र, ज्वार भाटा, अंधेर नगरी किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना है अंधेर नगरी मनमथनाथ जी का उपन्यास है। जाले, जिच, अपराजिता, रक्षक भक्षक, रंगमंच, दिशाहीन, तोड़म फोड़म, दिन दहाड़े, शहादतनामा आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगले हमारे उपन्यासकार हैं नागार्जुन। जन्म वर्ष 1910, निधन वर्ष 1998 का पहला उपन्यास रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा पटेसरनाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभिपाक, हीरक जयंती, उग्र तारा, इमरतिया, पारो, गरीबदास आदि महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनका आपको प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है। नागार्जुन की बहुत बड़ी विशेषता उनके उसके भीतर निरंतर चलने वाली आग है, साथ ही उनमें मिथिला की धरती की गंध भी है। गांव की दुखियों, निरीहों और उपेक्षितों के प्रति उनकी व्यापक सहानुभूति है। उनमें निम्न मध्यवर्गीय समाज के जीवन में घुल मिल जाने की क्षमता भी है। नागार्जुन पुराने सड़े हुए समाज के कुंभिपाक को समाप्त कर देना चाहते हैं और नए समाज की रचना करना चाहते हैं। उनमें समाजवाद के प्रति बौद्धिक लगाव ही नहीं, हार्दिकता भी है। उनके प्रत्येक उपन्यास में नए समाज की आकांक्षा और उसकी प्रतिष्ठा का संकेत मिलता है। रतिनाथ की चाची में लेखक के निजी जीवन के संदर्भ में उपन्यास का अंग बन गया है। इसमें कुलीन किंतु निर्धन विधवा की करुण कहानी के माध्यम से मिथिला अंचल के सामाजिक जीवन के अंतर्विरोध को साकार किया है। बलचनमा में एक परिश्रमी ईमानदार किसान को अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते दिखाया गया है। नई पौध की विषय वस्तु असंगत विवाह की समस्या को केंद्र में रखा गया है। बाबा पटेसरनाथ में बरगद के पुराने वृक्ष को बचाने के लिए जैक किशन और जीवन संयुक्त मोर्चा बनाकर अन्याय का विरोध करते हैं। वरुण के बेटे महत्वपूर्ण है। मछुआ संघ की स्थापना होती है और गढ़ पोखर हमारा है का नारा बुलंद होता है। दुखमोचन में सदियों से अगला उपन्यास दुखमोचन में जड़ सामाजिक बंधनों में जकड़े हुए गांवों के जीवन को धीरे धीरे नई रोशनी के फैलने का संकेत दिया गया है। कुंभिपाक में भी ऐसे समझदार लोगों के समाज की कल्पना की गई है, जहां कोई किसी की बेबसी का फायदा नहीं उठाता, कोई किसी को चकमा नहीं देता, जहां पुरुष ज्ञान है तो स्त्री शक्ति महत्वपूर्ण है। ये किसी गाइड में नहीं मिलता, ये आप नोट करेंगे कि हीरक जयंती का ही हीरक जयंती का ही दूसरा नाम अभिनंदन है, ये नोट कर लीजिएगा। इसमें आज के भ्रष्ट राजनीति की बखिया उधेड़ी गई है। उग्र तारा में उग्नि और कामेश्वर जैसे पुरुष का सहारा मिलता है, जिसका दिल बहुत बड़ा है और पराया गर्भ ढोने वाली अपनी प्रेमिका को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करता है। इमरतिया में बिहार के उत्तरी भूभाग में जमींदारों और व्यापारियों द्वारा तस्करी की सुविधा के लिए स्थापित जमनिया मठ में होने वाले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया है। समाज के बगुला भक्तों का भंडाफोड़ करके लेखक ने आज के कटु यथार्थ की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। पारो मूलतः 1946 में मैथिली में लिखी गई रचना है। तो पारो किसमें? मैथिली में लिखी गई रचना है। 1975 में खड़ी बोली हिंदी में रूपांतरित की गई। तो पारो रचना जो उपन्यास की है वो पहले मैथिली में की थी, बाद में उसका खड़ी बोली हिंदी में रूपांतर किया गया। इसमें बाल विवाह जैसी कुरीतियों की बेदी पर अपना जीवन पूरा होम कर देने वाली युवती की दारुण कहानी कही गई है। गरीबदास नागार्जुन का अंतिम उपन्यास है। इसमें गरीबदास की व्यथा कथा के बहाने स्वतंत्र भारत के ग्रामीण जीवन के सामाजिक आर्थिक अंतर्विरोध को उजागर किया गया है। इस प्रकार नागार्जुन अपनी कथा रचना के माध्यम से सभी प्रकार के शोषण से मुक्त नए समाज की प्रतिष्ठा में पूरी शक्ति से लगे रहे। अगले हमारे प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं रांगे राघव। इनके उपन्यास है घरौंदे, विषाद मठ, मुर्दों का टीला, चीवर, प्रतिदान, सीधा साधा रास्ता, हुजूर, अंधेरे के जुगनू, काका, उबाल, पराया, बोलते खंडर, कब तक पुकारूं, बौने और घायल फूल,
पक्षी और आकाश, जब आवेगी काली घटा, बंदूक और बीन, राई और पर्वत, राह ना रुकी, धुनी का धुआं, छोटी सी बात, पथ का पाप, महायात्रा, धरती मेरा घर, आग की प्यास, कल्पना, प्रोफेसर, पतझड़, आखिरी आवाज इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने जीवनी परक उपन्यास भी लिखे हैं। देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोही का ताना और रत्ना की बात। इनके उपन्यास मुर्दों का टीला विषय वस्तु महत्वपूर्ण है, सिंधु घाटी सभ्यता की कथा पर है, चीवर हर्षकालीन बौद्ध धर्म के उत्थान का चित्रण है, जब आवेगी काली घटा गोरखनाथ के नाथ पंथ की कथा है, राह ना रुकी महावीर स्वामी और बुद्ध युग के जागरण का चित्र है, ऐतिहासिक उपन्यास है। कब तक पुकारूं उपन्यास में कर्नटों के जीवन का चित्र खींचा गया है और उनके प्रति पूरी सहानुभूति दिखाई गई है। बंदूक और बीन में युद्ध की समस्या और उसकी सार्थकता पर विचार किया गया है। आखिरी आवाज रांगे राघव का अंतिम उपन्यास है। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय गांव का जीवन चित्रित किया गया है। रांगे राघव का दृष्टिकोण मानवतावादी है। वे प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित हैं, किंतु मनुष्य के प्रति उनकी आस्था व्यापक आधार पर प्रतिष्ठित है। यदि उन्होंने लेखन में थोड़ा संयम रखा होता तो वे बड़े समर्थ उपन्यासकार हो सकते थे। भैरव प्रसाद गुप्त शोले, मशाल, गंगा मैया, जंजीरा और नया आदमी, सती मैया का, ये मैं आप लोगों को अगली क्लास में कराऊंगी, ज्यादा बेटर रहेगा, विषय वस्तु इनकी प्रॉपर नहीं है। तो उम्मीद करूंगी आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। रामचंद्र तिवारी भाग 21 प्रश्न श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो एकदम वास्तविकता से में लिप्त है वह फिर चाहे जितना भी बड़ा आदमी समझा जाता हो सफल उपन्यासकार नहीं हो सकता। एकदम जरूरी है कि वह कुछ अबोध भी हो और मिस्टिक भी। कथन किस उपन्यासकार का है? ऑप्शन है ए जैनेन्द्र, बी इलाचंद्र जोशी, सी अज्ञे, डी डॉक्टर देवराज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जैनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, योके के इस कथन उन्माद से बचने के लिए सृजन अनिवार्य है को समूची रचना के केंद्र में स्थापित करते हुए किसने कहा कि आगे के इस चिंतन में जीवन प्रियता के भारतीय आधार को ईसाई आस्था, विशेषतः यूरोप के पियरे क्विवर मठ की प्रेरणा और जापान के जैन पद्धति ने भी किसी सीमा तक समृद्ध किया है? कथन किसका है? ए रामचंद्र तिवारी, बी इंद्रनाथ प्रधान, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी या डी डॉक्टर नगीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 3, जैनेन्द्र जी ने सुनीता से जो भावी बात शुरू किया था यशपाल जी ने वही सूत्र दादा कॉमरेड में पकड़ लिया। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी या ऑप्शन डी इंद्रनाथ मदान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा। महत्वपूर्ण है, कथन को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कालिदास द्वारा मालविका नाटक में उल्लिखित कवि नाटककार सौमिलिक के जीवन की काल्पनिक सृष्टि करते हुए इलाचंद्र जोशी ने कौन सा उपन्यास लिखा है? ऑप्शन है ए जहाज के पंछी, बी ऋतु चक्र, सी भूत का भविष्य या डी कवि की प्रेयसी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कवि की प्रेयसी। महत्वपूर्ण है, आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह सही है कि अस्तित्ववाद से आगे ने कुछ बौद्धिक उत्तेजना पाई हो, पर अपने उत्तरकालीन कृतित्व में लेखन का यत्न यही रहा कि भारतीय परिस्थितियों में अस्तित्ववाद से भिन्न और अधिक संगत दृष्टि विकसित हो जाए। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी रामचंद्र तिवारी या ऑप्शन डी इंद्रनाथ मदान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामस्वरूप चतुर्वेदी। उम्मीद करूंगी क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब न करना ना भूलें। इसके अलावा आप लोग मेरा कोड SHAILY शैली11 यूज करके हमारी क्लासेस से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।